नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरू करते हैं आज के हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। सुनील सिंघानिया की इंजीनियरिंग कंपनी ने की बड़ी घोषणा। एमओएसपीआई का कहना है कि नवंबर में 421 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत 4.40 लाख करोड़ बढ़ी। केंद्र ने यात्रा को आसान बनाने के लिए बुनियादी ढांचे को दिया बढ़ावा। भारत सीमा बुनियादी ढांचे को गंभीरता से मजबूत कर रहा। जल विद्युत स्टेशनों पर लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया समझौता। जिला संरक्षक मंत्री ने सीएसआर के माध्यम से बुनियादी ढांचे बढ़ाने का किया आग्रह। जेलों में उचित चिकित्सा बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करें, उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को दिया निर्देश। एस जयशंकर ने शनिवार को दीक्षांत समारोह में उठाए कई बड़े मुद्दे। इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर विनियम अद्यतन। वर्ल्ड बैंक ने भारतीय अवसंरचना क्षमता के लिए पीपीपीई कोर्स किया शुरू। यूपीईआईडीए ने राज्य के 4 प्रमुख एक्सप्रेसवे पर 26 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की व्यापक योजना की तैयार। अडानी फाउंडेशन ने येल्लूर गांव में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों को दिखाई हरी झंडी। एनसीएलटी मुंबई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए समाधान योजना को दी मंजूरी। शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। ईएमएस लिमिटेड जल आपूर्ति और सीवरेज अवसंरचना परियोजनाओं को व्यवस्थित करने, पाइपलाइन नेटवर्क, जल उपचार संयंत्र, सीवेज उपचार संयंत्र, जलाशयों, पंप हाउस और असंख्य इलेक्ट्रोमैकेनिकल समाधानों की जटिल टेपेस्ट्री तैयार करने में माहिर है। इस जलीय क्षेत्र से परे ईएमएस विद्युत अनुबंध में एक मजबूत शक्ति के रूप में विकसित हुआ है, जो भारत के विशाल कैनवास में टर्नकी विद्युत कार्यों में विशेषज्ञता रखता है। उनकी विशेषज्ञता 33/11 केवी, 66/33 केवी और 132/133 केवी सब स्टेशनों के निर्माण, आंतरिक विद्युतीकरण कार्य और ट्रांसफार्मर, आईआईटी, डब्ल्यू पैनल, बस डक्ट, राइजिंग मेंस के सावधानी पूर्वक असेंबली, परीक्षण और कमीशनिंग तक फैली हुई है। अंडरग्राउंड ट्रेंचलेंस लाइंस, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस और बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम। एक आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल नवंबर में कम से कम 421 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, जिनमें से प्रत्येक में 150 करोड़ रुपए या उससे अधिक का निवेश शामिल था, 4.40 लाख करोड़ रुपए की लागत से अधिक बढ़ गई थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी एमओएसपीआई के अनुसार, जो 150 करोड़ और उससे अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी करता है, 1831 परियोजनाओं में से 421 की लागत में वृद्धि हुई है और 845 परियोजनाओं में देरी हुई। 1831 परियोजनाओं के कार्यान्वयन की कुल मूल लागत 25,10,577.59 करोड़ रुपए थी और उनकी अनुमानित पूर्णता लागत 29,50,997.33 करोड़ थी, जो 4,40,419.74 करोड़ की कुल लागत वृद्धि को दर्शाती है। मंत्रालय डिजी यात्रा के उपयोग को भी बढ़ावा दे रहा है, जो कि बढ़ती संख्या के बीच 2023 की शुरुआत में शुरू की गई एक प्रणाली है। इस सर्दी में यात्रा के चरम मौसम के दौरान यात्रा करने वाले यात्री 16 प्रमुख हवाई अड्डों पर असुविधा कम होने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने यात्रा में आसानी सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि अधिकारियों ने इस साल छोटे हवाई अड्डों पर भी बोर्डिंग और चेक इन बुनियादी ढांचे की समीक्षा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि देश अपनी सीमा के बुनियादी ढांचे को, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गंभीरता के साथ मजबूत बना रहा है। चीन सीमा पर सड़कों,
पुलों और सुरंगों का निर्माण पिछले दशकों की तुलना में बहुत तेज गति से किया जा रहा है। 1962 में चीन के साथ युद्ध में भारत को सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के लिए संतुष्ट और उपेक्षा के कारण मिले झटके के बावजूद वो तब तक सबक सीखने में विफल रहा जब तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सुरक्षा के क्षेत्र में संपर्क करना शुरू नहीं कर दिया। उनका कहना है कि जिस गंभीरता के ये हकदार है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने अपनी कूटनीति राजनीति में सुरक्षा कारकों को गहराई से शामिल किया है। इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी फर्म राइट्स लिमिटेड ने कहा कि उसने उत्तर पूर्व में विभिन्न जल विद्युत स्टेशनों पर लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए परामर्श कार्यों में सहयोग करने के लिए NEEPCO के साथ एक समझौता किया है। एक बयान के अनुसार क्षेत्र में बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार को सियांग बेसिन में 5 जल विद्युत परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NEEPCO को सौंपा गया है। समझौता ज्ञापन MOU के अनुसार राइट्स सिग्नलिंग और दूरसंचार ओवरहेड उपकरण और कन्वेयर सिस्टम सहित रेल बुनियादी सुविधाओं से संबंधित कार्यों के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में NEEPCO का भी समर्थन करेगा। जिला संरक्षक मंत्री दादा भूसे ने उद्योगपतियों से कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी CSR फंड के माध्यम से कुंभ मेले से पहले नासिक शहर के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और सौंदर्यीकरण के लिए योगदान देने की अपील की है। जिला कलेक्ट्रेट नासिक में आयोजित CSR बैठक के दौरान उद्योगपतियों से बात करते हुए अभिभावक मंत्री ने नगर निगम से भी ये सुनिश्चित करने की अपील की है कि वो CSR फंड के माध्यम से विभिन्न उद्योगों द्वारा विकसित की गई परियोजनाओं की अच्छी तरह से देखभाल करें। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अदालतें अपर्याप्त जेल स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को किसी कैदी के समय पर चिकित्सा देखभाल के अधिकार का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दे सकती। इसने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जेलों में उचित चिकित्सा बुनियादी ढांचा बनाए रखा जाए। अदालत ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव को एक समिति गठित करने का भी निर्देश दिया, जिसमें सचिव और महानिदेशक, दिल्ली जेल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला अदालतों के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, कानूनी सहायता निकाय के सचिव शामिल हों। DSLSA और 2 वकील इसके सदस्य हैं। अदालत ने पैनल को जेलों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और सभी कैदियों के लिए समान स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के तरीकों के लिए 1 महीने के भीतर सुझाव देने का काम सौंपा है। ये देखते हुए कि आतंकवाद ने भारत को उसके स्वतंत्र होने के बाद से ही परेशान कर रखा है, केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने शनिवार को अफसोस जताया है कि 2014 से पहले सीमावर्ती क्षेत्रों की उपेक्षा भारत को महंगी चुकानी पड़ी है। जयशंकर गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे, जहां 414 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। भारत चीन सीमा क्षेत्रों की उपेक्षा का उदाहरण देते हुए जयशंकर ने कहा कि चीन के सामने वाले हमारे सीमा क्षेत्रों को एक उदाहरण के रूप में ले और आंकड़ों को खुद बोलने दें। आज पिछले दशक की प्रतिबद्धता और उपलब्धि की तुलना में सड़क निर्माण 2 गुना, पुल और सुरंग निर्माण 3 गुना और सीमा बुनियादी ढांचे का बजट 4 गुना है। ये केवल सड़कों, सुरंगों और पुलों की लंबाई और संख्या नहीं है, बल्कि हमारी परिसंचालन क्षमताओं पर उनके प्रभाव भी है। सरकार ने बुनियादी ढांचे के प्रावधान में सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर 2023 के राष्ट्रीय विकास योजना मंत्री, राष्ट्रीय विकास योजना एजेंसी के प्रमुख संख्या 7 के अनुसार सितंबर 2023 में एक अद्यतन PPP नियम जारी किया। विनियम 7
2023 ने राष्ट्रीय विकास योजना मंत्री राष्ट्रीय विकास योजना एजेंसी के प्रमुख 2015 के विनियम 4 के तहत पिछले पीपीपी नियम को रद्द कर दिया। पीपीपी योजना के तहत खरीदे जाने वाले बुनियादी ढांचे के प्रकार को अन्य चीजों के अलावा बैटरी चलित इलेक्ट्रिक वाहन, बुनियादी ढांचे, औद्योगिक परिस्थितिकी तंत्र और संरक्षण राष्ट्रीय पार्कों को शामिल करने के लिए विस्तृत किया गया है। औद्योगिक परिस्थितिकी तंत्र में औद्योगिक क्षेत्र, छोटे मध्यम औद्योगिक केंद्र, परीक्षण और विकास प्रयोगशालाएं, पैकेजिंग सेवाएं और औद्योगिक श्रम परीक्षण इकाइयां शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ के साथ पीपीपी बिगिनर्स ई कोर्स की शुरुआत की, जो बुनियादी ढांचे के विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। ये पहल आर्थिक मामलों के विभाग DEA के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सचिवालय और वर्ल्ड बैंक की एक संयुक्त परियोजना है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को भारत में पीपीपी के बारे में मूलभूत ज्ञान से लैस करना है। पीपीपी ई कोर्स बुनियादी ढांचे पर केंद्रित एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है, जो पीपीपी परियोजनाओं के जीवन चक्र में प्रमुख तत्वों को कवर करता है। इसमें पीपीपी परिचय, परियोजना पहचान, संरचना, निविदा, कार्यान्वयन और निगरानी पर मॉड्यूल शामिल है। विशेष रूप से भारत में आर्थिक विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए सरकार विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए पीपीपी मॉडल पर जोर देती है। पीपीपी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के प्रभावी वितरण के लिए कुशल योजना, निष्पादन और रखरखाव के लिए मजबूत क्षमता निर्माण की आवश्यकता होती है। ये ई कोर्स लॉन्च बुनियादी ढांचे की क्षमता निर्माण के लिए सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा देने में एक मील का पत्थर दर्शाता है। पीपीपी पर आवश्यक ज्ञान प्रदान करके इसका उद्देश्य व्यक्तियों को सफल परियोजना कार्यान्वयन में योगदान करने के लिए सशक्त बनाना है। इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी UPEIDA ने राज्य के 4 प्रमुख एक्सप्रेसवे पर 26 EV चार्जिंग स्टेशन बनाने की एक व्यापक योजना तैयार की है। इस सूची में बुंदेलखंड, पूर्वांचल, आगरा, लखनऊ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं। राज्य सरकार इन एक्सप्रेसवे पर अन्य यात्री सुविधाएं भी शुरू करने का इरादा रखती है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी UPEIDA द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष इससे संबंधित एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की गई है। एजेंसी ने डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर यानी DBFOT मॉडल पर एक निजी खिलाड़ी को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार हर स्टेशन को 2000 वर्ग फुट जगह 10 साल की लीज पर देगी। चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर को दुपहिया, तिपहिया और 4 पहिया और ई बसों के लिए फास्ट चार्जर लगाना होगा। अडानी समूह को CSR शाखा अडानी फाउंडेशन के CSR अनुदान के तहत उडुपी जिले के येल्लूर ग्राम पंचायत की सीमा में 15 लाख रुपए के बुनियादी ढांचे के विकास कार्य शुरू किए गए हैं। ये समूह येल्लूर गांव में थर्मल पावर प्लांट का संचालन कर रहा है। अडानी समूह के कार्यकारी निदेशक और अध्यक्ष किशोर अल्वा और येल्लूर गांव पंचायत के अध्यक्ष रविराज राव द्वारा भूमि पूजा के माध्यम से बैलीबेटू से अलाड़े तक ग्रामीण सड़क के कंक्रीटिंग कार्य की शुरुआत की गई। इस सड़क पर पैदल चलने वालों और वाहन सवारों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए बैलीबेटू से अलाड़े तक मिट्टी कच्ची सड़क विकसित करने के लिए अलाड़े के ग्रामीणों द्वारा येल्लूर ग्राम पंचायत से मांग के आधार पर GP ने एक आम बैठक बुलाई और एक क्रिया योजना प्रस्तुत की है। अडानी फाउंडेशन को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में उपरोक्त कच्ची सड़क को कंक्रीटिंग करने पर विचार करने के लिए किशोर अल्वा ने इस अवसर पर कहा कि तदनुसार अडानी फाउंडेशन ने अपने CSR के तहत 15 लाख की परियोजना लागत पर
लगभग 150 मीटर लंबी कच्ची सड़क पर कंक्रीटिंग का काम करने पर विचार किया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि येलूर गांव में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के लिए 3.75 करोड़ के प्रतिबद्ध CSR अनुदान के मुकाबले अब तक अडानी फाउंडेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पीने के तहत अन्य सामाजिक विकास कार्यों के अलावा 2.89 करोड़ रुपए के कार्य किए हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT चेन्नई बेंच, जिसमें संजीव जैन न्यायिक सदस्य और श्री वेंकट रमन सुब्रमण्यम तकनीकी सदस्य शामिल है, अनुमति देते हुए अप्पू होटल्स लिमिटेड के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया यानी CIRP को समाप्त कर दिया है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा IBC की धारा 12A के तहत दायर किया गया आवेदन लेनदारों की समिति ने कॉर्पोरेट देनदार के प्रमोटर द्वारा प्रस्तुत निपटान प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसका मूल्य 592 करोड़ है, जबकि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा स्वीकार किए गए कुल दावों की राशि 438.8 करोड़। MGM हेल्थकेयर के मालिक MA द्वारा प्रस्तुत एक संकल्प योजना 423 करोड़ रुपए पहले NCLT द्वारा अनुमोदित किए गए थे, लेकिन बाद में NCLT द्वारा अलग कर दिए गए। आज के APC बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।